मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसके तहत मुसलमानों के जो फैमिली मामलात हैं यानी जो शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत मामलात हैं उनकी बाबत जो है वो कानून साजी की गई है। शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो मामलात हैं और शादी रजिस्ट्रेशन की बाबत जो आइंदा मामलात पैदा हो सकते हैं अफ्रीकन में, उन तमाम मामलात की बाबत जो है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो कानून साजी की गई है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो शादी की रजिस्ट्रेशन है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत होती है मुसलमानों की। और फिर अगर इस शादी की रजिस्ट्रेशन के बाद कोई शख्स जो है मजीद शादी करना चाहता है यानी वो दूसरी शादी जो है वो करना चाहता है तो उस दूसरी शादी की जो इजाज़त है वो भी इसी ऑर्डिनेंस के तहत हासिल की जाती है। और फिर अगर कोई शख्स जो है वो दूसरी शादी जो है बगैर इजाज़त कर लेता है तो उसको जो सज़ा होती है वो भी इसी ऑर्डिनेंस के तहत दी जाती है। और इसके अलावा जब अफ्रीकन में शादी हो जाती है वो शादी कायम नहीं रह जाती यानी वो शादी कायम जो है वो नहीं रहती और अफ्रीकन में जो है वो तलाक हो जाती है तो वो तलाक मौसूल होने की जो सारी कार्रवाई है वो भी इसी ऑर्डिनेंस के तहत होती है। फिर जब अफ्रीकन जो है वो आपस में आबाद होते हैं और उनमें से जो बीवी होती है वो ये महसूस करती है कि उसका जो खावत है वो उसको खर्चा कम दे रहा है या खर्चा बिल्कुल ही नहीं दे रहा, तो वो जो बीवी है वो यूनियन कौंसिल लेवल पर इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो खर्चा नानवनफा की एक दरखास्त देकर तो वहां से अपना खर्चा भी जो है वो लगवा सकती है। और वो जो यूनियन कौंसिल जो खर्चा नानवनफा की दरखास्त पर फैसला करती है वो एक सर्टिफिकेट की सूरत में जो है फैसला करती है। और वो सर्टिफिकेट जो है वो इसी तरह काबिल अमल होता है जिस तरह एक अदालत जो है एक फैमिली कोर्ट की जो डिग्री है जिस तरह वो काबिल अमल होती है वो सर्टिफिकेट भी जो है वो उसी तरह जो है वो काबिल अमल होता है। तो इस तरह शादी रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो आगे पैदा होने वाले तीन मामला यानी दूसरी शादी, तलाक और खर्चा नान-व-नफ़क़ा जो है इन मामला की बाबत कानून साजी की गई है। फिर हक महर की बाबत जो है बताया गया है कि अगर नकाहनामा जो है वो अफ्रीकन की शादी हो जाती है, एक नकाहनामा फिल हो जाता है और उसमें हक महर लिख दिया जाता है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा जाता कि ये हक महर जो है वो कब अदा होगा और किस तरह अदा होगा। तो उसके बारे में इस ऑडियंस में ये बताया गया कि वो हक महर जो है बीवी जब भी डिमांड करेगी वो फौरी उसकी डिमांड पर जो है वो काबिल अदा होगा। तो हक महर के बाबत भी जो है ये एक चीज जो है इस ऑर्डिनेंस में जो है वो बताई गई है। फिर इस ऑर्डिनेंस में जो फोरम बनाया गया है वो फोरम जो है अफ्रीकन को मुहैया किया गया वो यूनियन कौंसिल जो है यानी जो करीब तरीन फोरम है वो जो है अफ्रीकन को दिया गया, क्योंकि यूनियन कौंसिल जो होती है ये मोहम्मद 4-5 जो है इसमें गाँव शामिल होते हैं या 4-5 छोटे छोटे इलाके शामिल होते हैं यूनियन कौंसिल में। तो इसलिए इसमें जो फोरम है वो हर शख्स को जो है वो उसका करीब तरीन फोरम जो है वो यूनियन कौंसिल की सूरत में दिया गया। और फिर यूनियन कौंसिल में जो है मसाइल के हल के लिए एक आर्बिट्रेशन कौंसिल जिसको सालसी कौंसिल कहते हैं उस सालसी कौंसिल को जो है मुतारफ करवाया गया। ये जो आर्बिट्रेशन कौंसिल होती है इसका एक चेयरमैन होता है जो कि यूनियन कौंसिल का चेयरमैन होता है, लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ ये होती है कि वो चेयरमैन जो है कोई मुसलमान शख्स हो, क्योंकि जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है ये सिर्फ मुसलमानों के जो मामला है उनकी बाबत ही इसमें कानून साजी की गई है। तो इसलिए जो आर्बिट्रेशन कौंसिल का जो चेयरमैन है वो यूनियन कौंसिल का चेयरमैन होता है, लेकिन उसका मुसलमान होना जरूरी होता है। अगर यूनियन कौंसिल का जो चेयरमैन है वो मुसलमान ना हो तो फिर यूनियन कौंसिल जो है आर्बिट्रेशन की जो है वो चेयरमैनशिप के लिए किसी दीगर शख्स को जो है वो अपना चेयरमैन जो है वो मुंतखब कर लेते हैं ताकि आर्बिट्रेशन कौंसिल में जो कार्रवाइयाँ हो उसकी जो है वो चेयरमैनशिप जो है वो इस शख्स के पास हो। तो फिर उसका एक चेयरमैन होता है और जिन अफ्रीकन के दरमियान तनाज़ा होता है यानी अगर जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान को तनाज़ा पैदा हो गया खर्चा नान मुनाफे का या दूसरी शादी की इजाज़त जो है वो चाहता है खावंद चाहता है या इसके अलावा उनके दरमियान को तलाक की कार्रवाई चल रही है, तो इन दोनों अफ्रीकन के दरमियान जो है जो तनाज़ा पैदा होता है जिनके दरमियान, तो एक एक नुमाइंदा जो है वो अपना उस आर्बिट्रेशन कौंसिल में जो है वो उसको जो है वो नामजद करते हैं। तो इस तरह ये एक आर्बिट्रेशन कौंसिल बनती है। फिर ये आर्बिट्रेशन कौंसिल जो होती है ये अफ्रीकन में जो मामला हैं जो वो उनके दरमियान जो है वो बाहमी अफवाम तफहीम से जो है वो हल करने की कोशिश करती है। और तलाक की जो सूरत जो होती है उसमें तो ज़ाहिर है किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, तो उसमें अगर आर्बिट्रेशन कौंसिल समझे कि भाई कोई उनकी बात नहीं मान रहा, जबरदस्ती तो किसी की बात करी नहीं करवाई जा सकती, तो फिर वो कह देती है ये मसाला जो है वो नाकाम हो गई है तो तलाक मौसूल हो जाती है। लेकिन अगर दूसरी शादी की इजाज़त की बाबत उनके पास जो है वो कार्रवाई हो तो उसमें वो अफ्रीकन के दरमियान को सेटलमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो सेटलमेंट ना हो सके तो फिर वो फैसला देने की जो है उनके पास जो है वो अथॉरिटी होती है, उसमें वो फैसला दे देते हैं। और इसी तरह खर्चा नान मुनाफा की जो दरखास्त होती है उसमें भी जो है वो मामला सेटल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सेटलमेंट ना हो सके तो उसमें भी जो है वो फिर जो है वो फैसला जो है वो देने की जो उनके पास जो है वो अथॉरिटी होती है। तो इस तरह जो करीब तरीन फोरम है यूनियन कौंसिल वो मुतारफ करवाया गया और यूनियन कौंसिल में मसाइल हल करने के लिए एक आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है उसको जो है मुतारफ करवाया गया।
और जिसमें जो है 3 मामला जो है वो डिस्कस होते हैं, जो कि दूसरी शादी की इजाज़त जो दरख्वास्त होती है, यानी एक शादी की मौजूदगी में मज़ीद शादी करने की जो है वो दरख्वास्त, उस पर जो कार्रवाई होती है, तलाक मौसूल होने की जो कार्रवाई होती है, और बीवी की जानिब से जो खर्चा नानवा नफ़क़े की जो कार्रवाई होती है, ये तीनों मामला जो है वो यूनियन कौंसिल लेवल पर आर्बिट्रेशन कौंसिल में जो है वो डिस्कस होते हैं, और वहीं पर जो है इनके बाबत जो है वो फैसला जो है वो होता है। तो इस तरह जो फैमिली जो मैटर्स हैं, जिनमें शादी रजिस्ट्रेशन और दूसरी शादी की इजाज़त और फिर उसके बाद तलाक और उसके बाद खर्चा नानवा नफका और उसके बाद हक महर की बाबत जो है वो कानून साजी की गई, और फोरम जो है वो यूनियन कौंसिल को, और यूनियन कौंसिल में जो है वो आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है उसको जो है वो मुतारफ करवाया गया। फिर इसी ऑर्डिनेंस में एक और सेक्शन भी शामिल है, जिसमें आपने अक्सर सुना होगा कि ये 3 पोते और पोतियां और नवासे नवासियां होते हैं, जिनका जो वालिद या वालदा जो है, उनके जो मोरस होता है, यानी कि उनके दादा दादी या नाना नानी की जिंदगी में ही फौत हो चुका होता है, उनको जो विरासत में हिस्सा मिलता है वो भी इसी ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो मिलता है, क्योंकि शरई तौर पर जो है ऐसे ये 3 पोते पोती और नवासे नवासियां जो हैं वो विरासत के हकदार नहीं होते अपने दादा दादी या नाना नानी की। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के जो एक सेक्शन 4 है, इसमें उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो जो बच्चे होते हैं उनको जो है उनकी विरासत में जो हिस्सा है वो मिलता है। तो इस तरह एक सेक्शन जो है इसमें ये भी शामिल किया गया है। और अब इसमें जो साल 2021 है, दिसंबर 2021 में एक अमेंडमेंट हुई है, जिसमें जो शिया बे औलाद बेवा होती है और जो शिया बे औलाद जो खामद होता है, यानी जो रंडवा होता है, जिसकी बीवी फौत हो चुकी होती है और उनका कोई बच्चा नहीं होता, तो उनकी बाबत भी जो है कानून साजी करके जो है वो एक इसमें एक जो है वो सेक्शन जो है वो शामिल किया है, सेक्शन 4 का हिस्सा बनाया गया है उसको, जिसमें जो उनको भी जो है वो विरासत में जो है वो हिस्सा जो है वो लाजमी तौर पर दिया गया है। तो इस तरह इस ऑर्डिनेंस में शादी की रजिस्ट्रेशन और शादी की रजिस्ट्रेशन के बाद पैदा होने वाले मामला, जिनमें दूसरी शादी की इजाज़त की दरख्वास्त, फ्री कैन में अगर तलाक हो जाए तो उसकी बाबत, और बीवी जो है वो खर्चा नानवा नफका की दरख्वास्त, और इसके अलावा हक महर की बाबत जो है वो कानून साजी की गई है। और फिर जो इसमें छठी चीज़ जो है वो इसमें ये भी बताई गई कि जो ये 3 पोते पोती और नवासे नवासी जो है उनको विरासत में हिस्सा मिलता है। और फिर इसमें जो यूनियन कौंसिल और आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है, इसके बारे में जो है वो बताया गया। यूनियन कौंसिल को फोरम बनाया गया, और यूनियन कौंसिल में जो है वो एक आर्बिट्रेशन कौंसिल जो है वो मसाइल हल करने के लिए जो है वो मुतारफ करवाई गई।